ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और अब फिर हो गया। इजराइल के साथ जोरदार धमकियों, ईरान की ऊर्जा व्यवस्था पर हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक हमले रद्द कर दिए और कहा कि अमेरिका और ईरान लगभग परमाणु समझौते पर सहमत हो गए हैं, जिसके लिए ये पूरी जंग शुरू की गई थी। और अब आपके सामने है एक सीधी धमकी। पिछले हफ्ते वॉशिंगटन में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के आधिकारिक दौरे के बाद सूचनाएं लीक हुईं कि अमेरिका और इजराइल ईरान की ऊर्जा अवसंरचना पर अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक की तैयारी कर रहे हैं और ये आने वाले कुछ ही दिनों में हो सकता है। लेकिन सोमवार सुबह ही दोनों पक्षों ने फिर से बातचीत की बात की, लेकिन इसमें कुछ अंतर हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो ईरान से बातचीत कर रहे हैं। ईरानी अधिकारियों ने इसका खंडन करते हुए कहा कि वे अमेरिकियों से बात नहीं कर रहे हैं। हमने ये सब युद्ध शुरू होने के बाद कई बार देखा है। ट्रंप पहले धमकी देते हैं, फिर बातचीत की बात करते हैं और ईरानी सब नकार देते हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति बाकी सभी से, पिछली सभी स्थितियों से किस तरह अलग है? और असल में फर्क वाकई में आया है। यानी ये कहना कि सब कुछ पहले जैसा ही दोहराया जाएगा, ये कहना पूरी तरह से उचित नहीं होगा। तो इस एपिसोड में हम समझेंगे कि इस बार क्या हुआ और क्यों विशेषज्ञों ने अचानक आशावाद देखा और तेल फिर से सस्ता हो रहा है। मेरा नाम अलेक्सेई पिची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी हर सब्सक्रिप्शन के लिए आभारी हूं। तो चलिए सब कुछ क्रमवार समझते हैं। शुरुआत करते हैं ईरान को दी गई धमकी से। रद्द करने से पहले ट्रंप ने एक पोस्ट में ये बात कही, संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरह से तैयार है और इस्लामी गणराज्य ईरान के खिलाफ सैन्य ताकत और शक्ति के स्तर पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है, जैसी ताकत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से नहीं देखी गई। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक बात ईरान की बिजली ग्रिड और बुनियादी ढांचे के मुख्य हिस्सों पर हमले की ही हो रही थी। यानी हमला सैन्य ठिकानों पर नहीं, बल्कि नागरिक ऊर्जा व्यवस्था पर होने की बात थी। यही वो चीज है जिससे डोनाल्ड ट्रंप हर बार ईरानियों से समझौता करने की कोशिश में धमकी देते हैं। लेकिन हमेशा की तरह कुछ ही मिनटों बाद वही डोनाल्ड ट्रंप 180 डिग्री का यू टर्न ले लेते हैं। ट्रंप लिखते हैं, उद्धृत है, हमें अभी अभी ईरान और अन्य मध्य पूर्वी देशों से किसी भी हमले से बचने का अनुरोध मिला है, क्योंकि परमाणु समझौते की शर्तें पहले ही तय हो चुकी हैं। इस अनुरोध के आधार पर मैंने भविष्य में शांति और उसी के अनुसार एक सफल और समृद्ध ईरान के अस्तित्व के लिए सहमति दी है। हमले को रद्द करने के लिए इस शर्त पर कि हम जल्दी से समझौता कर सकें। उनके अनुसार समझौते में तुरंत और पूरी तरह से हार्मुज जलडमरू मध्य खोलना और ईरान की परमाणु धमकी खत्म करना शामिल होना चाहिए। खैर, हमेशा की तरह सुनने में अच्छा है, लेकिन असल में ईरान शायद ही बिना शर्त हर्मुज जलडमरू मध्य सौंपने को राजी होगा। वे इतने समय से सिर्फ इसी कारण समय नहीं खींच रहे हैं। लेकिन जो बात बिल्कुल पक्की है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस यू टर्न के पीछे असल में कौन था। क्योंकि पहले डोनाल्ड ट्रंप, याद कीजिए, हमेशा कहते थे कि उन्हें क्षेत्र के किसी व्यक्ति ने रुकने के लिए कहा था कि असल में वह खुद कभी ईरान पर हमले रद्द नहीं करते। हर बार उनसे अनुरोध होता है, लेकिन कोई पुष्टि नहीं कर पाता। वो कहते थे, फारस की खाड़ी की राजशाहियों ने अनुरोध किया, पर बाद में कोई राजशाही पुष्टि नहीं करती। या फिर कहते हैं, मुझसे ईरानियों ने अनुरोध किया, बस गिड़गिड़ाकर कहा, कृपया थोड़ा रुक जाओ, चलो बात करते हैं। बाद में ईरानी कहते हैं, हमने तो किसी से कोई अनुरोध ही नहीं किया। लेकिन इस बार एक खास व्यक्ति है जिसने सच में अनुरोध किया है कि ईरान पर हमला न किया जाए। एक्सियोस के अनुसार सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और सच में ईरान पर हमले की योजनाओं को लेकर चिंता जताई। सीबीएस न्यूज पुष्टि करता है कि बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को नए हमलों से पीछे हटने और तनाव कम करने के लिए मनाया। इसके अलावा आधिकारिक सऊदी एजेंसी ने भी रविवार को ट्रंप और बिन सलमान की बातचीत की पुष्टि की। और अहम यह है कि बिन सलमान ने ट्रंप को उसके बाद कॉल किया जब ट्रंप नेतन्याहू से बातचीत कर चुके थे।
इसके बाद ट्रंप ने ऊर्जा क्षेत्र पर हमले की धमकी दी, लेकिन बिन सलमान ने उन्हें नेतन्याहू से बेहतर तरीके से मना लिया। इसी दौरान उसी दिन ईरान की तरफ से भी सख्त चेतावनी दी गई। खासतौर पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास रक्ची ने अपने सऊदी समकक्ष प्रिंस फैसल बिन फरहान को संबोधित करते हुए कहा, उद्धरण, संयुक्त राज्य अमेरिका या इजराइल की ओर से या क्षेत्र के देशों की ऐसी कार्रवाइयों में भागीदारी या सहयोग की कोई भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई ईरान की शक्तिशाली सशस्त्र सेनाओं की ओर से कड़ा और समानुपाती जवाब पाएगी। और फिर एक दिन बाद यानी 3 अगस्त को ट्रंप ने विवरण स्पष्ट किए। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत आज सोमवार से शुरू होगी और यह, उद्धरण, कई जानें बचाएगा। उनके अनुसार हार्मुज गेल्डमरू मध्य पर पहले से ही कोई समझौता हो चुका है और वे ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण के मुद्दे पर भी एक समझौते की उम्मीद कर रहे हैं। और आगे ट्रंप की मुख्य उद्धरण है, मैं समझौता करना पसंद करूंगा, मुझे लोगों को मारना पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना किसी भी समय ईरान के खिलाफ कार्रवाई फिर से शुरू कर सकती है। लेकिन अब आगे सबसे दिलचस्प और सबसे महत्वपूर्ण बात शुरू होती है, जिससे समझा जा सकता है कि असल में क्या हो रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रतिनिधि इस्माइल बगाई ने आज ही 3 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप के सभी बयानों को वास्तव में खारिज कर दिया। उन्होंने ईरानी टेलीविजन पर कहा, उद्धरण, इस समय हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कोई भी वार्ता नहीं है। उनके अनुसार तेहरान इस समय सिर्फ ओमान के साथ बातचीत कर रहा है और ये वार्ताएं केवल होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर जहाजरानी के लिए सुरक्षित मार्ग बनाने से संबंधित हैं, वो भी पैसे के बदले। बगाई ने एक और विवरण स्पष्ट किया जो बहुत कुछ समझाता है। उनके अनुसार 3 अगस्त को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरक्ची दरअसल तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और बाकी वार्ता टीम के सदस्य ईरान में ही हैं। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, ईरान का कोई प्रतिनिधिमंडल शारीरिक रूप से अमेरिका नहीं जा रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल तेहरान या तटस्थ क्षेत्र में नहीं जाएगा। कोई भी कहीं नहीं जा रहा। लेकिन ट्रंप के मुताबिक आज बातचीत फिर से शुरू हो चुकी है। और बगाई का अंतिम वाक्य, हॉर्मुजू जलडमरू मध्य की स्थिति नहीं बदलेगी जब तक अमेरिका आक्रामकता और नाकेबंदी जारी रखता है। तेल की कीमत बताती है कि अनिश्चितता कितनी वास्तविक है। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत, जो पिछले हफ्ते मई के बाद पहली बार कुछ समय के लिए $100 प्रति बैरल से ऊपर गई, सोमवार को ट्रंप के बयान के बाद इसमें अचानक 8% से ज्यादा की गिरावट आई और ये $89 से नीचे चली गई। एक समय तो ये $83 से भी नीचे पहुंच गई थी। लेकिन जैसे ही तेहरान में सार्वजनिक रूप से बातचीत की बात का खंडन किया गया, कच्चे तेल की कीमत फिर से ऊपर जाने लगी। यानी बाजार इस समय सचमुच दोनों पक्षों के हर विरोधाभासी बयान पर तुरंत प्रतिक्रिया दे रहा है। ये मामला अकेला नहीं है। ट्रंप अक्सर पहले धमकी देते हैं और फिर उसे वापस लेते हैं। ये उनकी दोहराई गई रणनीति है। और ये जो दोहराई जाने वाली रणनीति है, वो शोध के नजरिए से बहुत दिलचस्प है। मैं याद दिला दूं, मार्च में ही यानी अमेरिका और इजराइल की ईरान से जंग शुरू होने के कुछ हफ्तों बाद ट्रंप ने 10 दिन के विराम की घोषणा की थी। ईरान की ऊर्जा अवसंरचना पर हमलों में यह डेडलाइन 6 अप्रैल तक टाल दी गई। फिर ये बार बार आगे बढ़ती रही। जैसा कि आप याद करते हैं, सब कुछ 10 दिनों से शुरू हुआ था, फिर यह 1 महीने में बदल गया और इसी तरह आगे बढ़ता गया। हर बार तर्क एक ही रहता है। ट्रंप सबसे सख्त तरीके से अभूतपूर्व हमला घोषित करते हैं, जिससे तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी और क्षेत्र में घबराहट फैल जाती है। फिर कोई मध्यस्थ सामने आता है। इस बार ये सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, जो ट्रंप को लगभग तय हो चुकी डील के लिए हमला टालने के लिए मनाते हैं। और फिर ईरानी पक्ष या तो इस डील के अस्तित्व की पुष्टि नहीं करता या फिर सीधे तौर पर इसका खंडन कर देता है। एक जरूरी टिप्पणी है, समझ गए ना स्कीम क्या है? ट्रंप जोर से धमकी देते हैं कि पूरे ऊर्जा ढांचे को तबाह कर दूंगा। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हमला होगा। फिर उनकी बातों के मुताबिक उनके पास कोई आता है जो क्षेत्र में उनसे अनुरोध करता है और सीधे तौर पर उनसे विनती करता है कि हमला ना करें, और वो कहते हैं ठीक है चलो हमला नहीं करूंगा। अगला चरण है कि ईरान कहता है ऐसी कोई डील है ही नहीं, आखिर बात क्या हो रही है? और आज पता चला कि तेल कंपनियों ने ईरान के साथ युद्ध के बीच रिकॉर्ड मुनाफा कमाने की रिपोर्ट दी है।
कंपनी एक्सॉन मोबिल ने आधिकारिक तौर पर एक तिमाही में 14 अरब 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा कमाए हैं। शेवरॉन ने 12 अरब डॉलर कमाए हैं। शेल कंपनी ने गैस और तेल की बढ़ती कीमतों के चलते करीब 10 अरब डॉलर कमाए हैं। मध्य पूर्व में संघर्ष जितना लंबा चले उतनी ही ज्यादा अमेरिका और यूरोप की बड़ी तेल कंपनियों की कमाई होती है। कई बार तेल की कीमतें कम करनी पड़ती हैं ताकि अन्य कंपनियां खरीद सकें। खरीद के बाद इन्हें फिर बढ़ा दिया जाता है ताकि अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियां मुनाफा कमा सकें। जैसा कि कहते हैं, मैं इशारा नहीं कर रहा हूं, बस सोचने के लिए एक बात है। इस सबसे क्या निष्कर्ष निकलता है? खुद ईरान के लिए ट्रंप की यह मॉडल वास्तव में फायदेमंद है, क्योंकि हर बार जब ऊर्जा क्षेत्र पर बड़े हमले की धमकी लगभग हकीकत बनने लगती है, देश को राहत मिलती है या अर्मुज के रास्ते जहाजरानी में रियायतों की कीमत पर, जिसे आखिरकार वही खुद एक सौदे के रूप में नकार देता है या फिर कुछ नए बयानों के जरिए। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के लिए, जिनके बारे में खुद ट्रंप ने कहा वे लगातार उनसे अनुरोध करते हैं कि हमले ना करें, उनका तर्क भी स्पष्ट है। ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमला पूर्ण पैमाने का क्षेत्रीय संकट ला सकता है। उनके तेल गैस प्रतिष्ठानों पर हमले की आशंका है, जिसे फारस की खाड़ी के शासक हर हाल में रोकना चाहते हैं। ट्रंप के लिए हमला रद्द करना उन्हें ताकतवर दिखाता है, जो उनके अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े हमले के लिए तैयार थी। साथ ही वह शांति स्थापित करने वाला भी दिखता है, जिसने तनाव कम करने के लिए समझौता किया। लेकिन असली कीमत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि किसी पक्ष ने लिखित समझौता नहीं दिया है। और अब इस पैटर्न की बार बार दोहराव को देखकर धमकी को वापस लेना, खंडन का यह चक्र कुछ दिनों या हफ्तों बाद फिर से दोहराया जाएगा अगर बातचीत से फिर से कोई नतीजा नहीं निकलता। दूसरी ओर, अगर सऊदी अरब और खाड़ी की दूसरी राजशाहियों का दबाव लगातार बना रहता है, न कि सिर्फ एक बार की घटना के तौर पर, तो यह सैन्य तनाव को लंबे समय तक रोक सकता है। लेकिन जैसा आप देख सकते हैं, मैं किसी भी परिदृश्य में यह नहीं कह रहा कि युद्ध निश्चित रूप से खत्म होगा। नतीजा, ट्रंप ने अपने ही शब्दों में युद्ध के सबसे कड़े हमलों में से एक को रद्द किया। ईरान और क्षेत्रीय राजशाहियों के अनुरोध, होर्मुज जलडमरू मध्य सौदे के मापदंडों व परमाणु समन्वय का हवाला देते हुए ईरान ने इस सौदे की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की और ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तो यहां तक कह दिया कि अमेरिका के साथ कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। तेल की कीमत इन विरोधाभासी बयानों पर प्रतिक्रिया करती है। और जैसा कि आप याद करेंगे, यह पहली बार नहीं है जब बड़े हमले की धमकी के बाद बिना किसी ठोस नतीजे के बातचीत की घोषणा की जाती है। और इस पैटर्न की पुनरावृत्ति ये तर्कसंगत बनाता है कि आने वाले दिनों या हफ्तों में समाधान की वास्तविक संभावनाओं को लेकर आशावादी नहीं बल्कि संयमित नजरिया रखा जाए। यहीं विराम देता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं आभारी रहूंगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स के जरिए किसी भी तरह का डोनेशन देकर ऐसा कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सभी को अलविदा।